हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 121 यानी कि 121वां पार्ट रहने वाला है। और दोस्तों यदि आपने पिछले 120 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देख लीजिएगा। सारे के सारे पार्ट्स आपको वीडियो सेक्शन में आपके चैनल पर मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं, इसलिए पिछले पार्ट्स को जरूर देखें। आज की इस क्लास में हम आपको एक बार फिर से रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज किस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, तो आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 का है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं ये बताना है। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ पर एक लेटर सीरीज देखी दे रखी है हमें बहुत प्यारी सी, और इस लेटर सीरीज में एक बीच में लुप्त पद है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है साथियों क्या आएगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न नंबर 1 को भी देखेंगे, जिसमें कहा है अगर ग्लूकोमा आंखों से संबंधित है तो गठिया किससे संबंधित हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। याद रखेंगे साथियों, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सोपा टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट, ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप यदि इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये अपनी रीजनिंग की क्लास आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो एक बार पहले छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरीज रहती है कि सर हमें पीडीएफ से पढ़ना है, तो इफ़ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यानी कि अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपने टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों हमसे कहा है अगर ग्लूकोमा की बात करें, ग्लूकोमा आंखों से वैसे ही संबंधित है जैसे गाठिया का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो दोस्तों अगर बात करें ग्लूकोमा के बारे में, किसके बारे में, ग्लूकोमा के बारे में बात करें तो ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा प्यारे दोस्तों आंखों का एक प्रकार का रोग है। क्या है, आंखों का एक प्रकार का रोग है ग्लूकोमा, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें गाठिया की, गाठिया क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा गठिया बात के बारे में। किसके बारे में, गठिया एक प्रकार का बात होता है, और ये कहाँ पर लगता है, ये बात अपने हड्डियों के जोड़ों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो जोड़ों में पाया जाता है, याद रखेंगे। तो गाठिया बात का सही उत्तर प्यारे दोस्तों जोड़ हो जाएगा। यहाँ पर ऐड वाला कोई जोड़ की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है जो हमारे हड्डियों का जोड़ होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो जोड़ बन जाएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का प्यारे दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें हमसे कहा है महेश रीवा के पिता हैं और वंश के दादा हैं। आकाश रीवा का भाई तथा वंश और ऋतु का पिता है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। माया महेश से कैसे संबंधित है, हमें दोस्तों ये बताना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कहा है कि दोस्तों जो महेश हैं, जो प्यारे दोस्तों महेश हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे महेश। और महेश कौन है, तो महेश हमें बताए गए हैं दोस्तों, जो महेश हैं ये किसके, रीवा के पिता हैं। तो महेश को पिता बनाएंगे किसका, तो आप कहेंगे सर रीवा का पिता बना देंगे, तो यहाँ पर रीवा का पिता बना देंगे। उसके बाद दोस्तों कहा है, आगे की लाइन देखेंगे तो आकाश रीवा का भाई है, तो रीवा का एक भाई बनेगा। तो यहाँ पर रीवा एक लड़की थी तो माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अगर रीवा एक लड़की है तो माइनस लगाएंगे, महेश एक लड़का है यानी कि एक मेल है तो इसके लिए प्लस लगाएंगे। उसके बाद आकाश जो कि रीवा का भाई है, और आकाश भी एक मेल है, और मेल के लिए हमने आपको शुरुआत में बताया है, यदि आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर पहली ही लाइन में कहा था हमसे महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। देखिए अब वंश के दादा कैसे बनेंगे, क्योंकि अगली जो लाइन है उसमें हमसे कहा है वंश तथा ऋतु के पिता हैं। कौन है, आकाश रीवा का भाई है तथा वंश और ऋतु का पिता है। तो जो आकाश नाम का लड़का है, ये जो आकाश दे रखा है,
आकाश पिता किसका हो जाएगा? आकाश पिता हो जाएगा प्यारे दोस्तों वंश का। आकाश पिता हो जाएगा वंश का, याद रखेंगे, ये वंश का पिता हो जाएगा। वंश के साथ साथ ये ऋतु का भी पिता हो जाएगा। वंश और ऋतु आपस में क्या हो जाएंगी दोस्तों? याद रखेंगे, ये आपस में भाई बहन हो जाएंगी। ऋतु एक लड़की है और वंश एक लड़का है, याद रखेंगे। आगे कहा है ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। तो आकाश और माया की यहाँ पर हमें क्या करवानी पड़ेगी? शादी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर माया को रख देंगे और माया एक लेडीज है तो नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछा है माया का महेश से क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि से किसके साथ लगा है। आप कहेंगे सर से लगा है महेश के साथ, तो यहां पर ये महेश रहे, ये महेश रहे। महेश माया को क्या कहेंगे? महेश माया को कहेंगे कि महेश का जो पुत्र है आकाश है और आकाश की ही पत्नी है माया। तो ये महेश की क्या बनेगी? ये महेश की बनेगी बहू, या फिर कह सकते हैं पुत्र वधू, या फिर कह सकते हैं प्यारे दोस्तों बहू। तो बहू ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, पुत्र वधू ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमसे कहा है यदि हैशटैग का अर्थ घटाव है और एंड का अर्थ भाग है, एट द रेट का अर्थ जोड़ है और परसेंटेज का अर्थ गुणा है, तो इस समीकरण का सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं। तो समीकरण में सबसे पहले हमें 505 दे रखा है। एंड का मतलब क्या बताया है, पहले छोड़ देते हैं प्रतीकों को, उसके बाद में लिखेंगे। 505 के बाद आगे लिखा है 5, 5 के बाद आगे लिखा है 4, 4 के बाद लिखा है 20 और 20 के बाद लिखा है 5 और बराबर में ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए अब एंड था, तो एंड का जो मतलब था वो क्या दिया गया था? भाग दिया गया था। तो एंड को हम भाग में बदल देंगे, भाग के चिन्ह से एंड को बदल देंगे। उसके साथ साथ हैशटैग को हम घटाव से बदल देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो एट द रेट यहाँ पर ये आया है, तो एट द रेट का अर्थ हमें जोड़ दे रखा है, तो 4 और 20 के बीच में जोड़ लगा देंगे और परसेंटेज का मतलब गुणा है, तो 20 और 5 में गुणा लगा देंगे। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को आपको बोर्ड मास के सहयोग से सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ और उसके बाद डिवाइड। तो दोस्तों डिवाइड करेंगे 505 में, अगर भाग देंगे 5 से तो यहाँ पर 101 आएगा, ठीक है, 1 मिनट, 101 आएगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद माइनस हो जाएगा 4 और आगे प्लस में 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो 20 पंचे 100 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों जब प्लस के होंगे तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 201 हो जाएगा। और 201 में अगर 4 घट जाएगा तो दोस्तों प्यारे दोस्तों 197 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। 197 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमसे कहा है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं। आपको यहाँ पर संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिए वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। और 4 ऑप्शन है, इनमें से एक विषम है, उसको बताना है कौन हो जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों अगर बात करें पहले ऑप्शन के बारे में, तो पहले ऑप्शन में 64, 100 और 18 लिखा है। देखिए 64 होता है प्यारे दोस्तों 8 का स्क्वायर, और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 होता है 10 का स्क्वायर। और 18 कैसे आया है? 18 कैसे आया है? इसी 8 और 10 को आपस में क्या कर दिया है, इसी 8 और 10 को जोड़ दिया है, तो इसका हो जाएगा 18, ठीक है, ये जब ये जुड़ेगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे देखेंगे तो नीचे 25 5 का स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे उसके बाद आपका 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी 5 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए लास्ट में दे रखा है। उसके बाद आगे 16 4 का स्क्वायर होता है। 64 प्यारे दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार 12 देखिए यहाँ पर भी दे रखा है। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे दोस्तों, जब ऑप्शन नंबर 4 को आप देखेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब 9 और 3 जोड़ना चाहिए तो 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 19 दे रखा है। जिस प्रकार 4 और 8 जोड़ा था 12 हुआ था, 5 और 4 जोड़ा था 9 हुआ था। ये कैसे हुआ था, क्योंकि स्क्वायर लिखे थे और स्क्वायर फॉर्म में जो नंबर थे, जैसे 5 का स्क्वायर 25 है तो 5, 4 का स्क्वायर 16 है तो 4 दोनों जोड़े थे 9 आए थे। उसी प्रकार 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर 19 दिखाई देगा, जो कि इस प्रश्न का विषम उत्तर है। मतलब अब हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का विषम उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों आज के 5वें प्रश्न की तरफ, इसको याद रखेंगे। 5वां प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों एक पक्षी है, सबसे पहले एक पक्षी है और वो कहां पर, उत्तर पूर्व की ओर 25 मीटर अपने घोंसले से उड़ता है। तो मैं अगर यहां पर पक्षी का घोंसला बना दूं,
प्यारे दोस्तों यदि मैं पक्षी का यहाँ पर घोंसला बना दूं और उत्तर पूर्व की दिशा कौन सी होती है, सबसे पहले इस तरह का प्लस लगाएंगे। यहाँ पर होती है ईस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ होती है, लेफ्ट हैंड की साइड आपकी वेस्ट होती है, नीचे की तरफ साउथ होती है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व बताया है, इस दिशा में उड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इस पक्षी को उड़वाऊंगा अपने घोंसले से। अपने घोंसले से कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाएगा। ठीक है, और दूरी उसने 25 मीटर की तय की है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों वह कहता है कि आगे वह दाएं मुड़ता है। पक्षी अब दाएं मुड़ेगा प्यारे दोस्तों। जब दाएं मुड़ेगा, दाएं कौन सी दिशा बनेगी, ये वाली दिशा बनेगी, और बाएं ऊपर की ओर दिशा बन जाएगी। ठीक है, तो दाएं दिशा में मोड़ना है पक्षी को। और हमेशा याद रखना है जो दिशाएं होती हैं, जो पक्षी होगा ये दिशाएं होगी, जो भी अब आप दाएं या बाएं मोड़ेंगे तो वो दिशा हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ती है। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर है, गौर से समझना है, अगर ये उत्तर पूर्व की ओर है तो अगली बार में ये कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री आपका दाएं मुड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा और दूरी इसने 7 मीटर की तय की है, ये भी याद रखेंगे। आगे कहा है फिर से दाएं मुड़ता है। अब देखिए इसका मुख कहाँ पर है, साउथ ईस्ट की तरफ है। इसका मुख कहाँ पर है, तो ये वाली दिशा में है ना। तो अब फिर दाएं मुड़ने को कहा है, और हमने बताया है जब दिशाएं होती हैं 90 डिग्री पर दाएं या बाएं मुड़ती हैं, और दूरी 75 मीटर है, तो दाएं मुड़ेगा प्यारे दोस्तों। इस बिंदु से वो यहाँ पर चला आएगा, इस बिंदु पर यहाँ पर चला आएगा, याद रखेंगे। और वो यहाँ पर 75 मीटर की दूरी तय करेगा। अब दोस्तों कहा है वह अपने घोंसले से किस दिशा में है, तो घोंसले से किस दिशा में हमें ये बताना है। तो अगर मैं बात करूं 75 मीटर, तो ये और आगे चला आएगा। ठीक है, इस तरह से चला आएगा, गौर से समझना है। ये जो 75 मीटर आएगा ये और आगे चला आएगा। ठीक है, ये दूरी क्योंकि 25 थी तो 25 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 25 से मतलब 3 गुना ज़्यादा होगा, तो 75। और घोंसला उसका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर घोंसला हमारा यहाँ पर हमने बनाया था, जहाँ पर हम प्लस आपके लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों अब पक्षी कहाँ पर है, ये तो पक्षी यहाँ पर है, इस दिशा में जा रहा है, मतलब ये दिशा कौन सी होगी। और ये जो दिशा बनेगी प्यारे दोस्तों घर से, इसके पक्षी के घोंसले से ये जो दिशा बनेगी नीचे की ओर साउथ और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की दिशा बन जाएगी प्यारे दोस्तों। दक्षिण पश्चिम की दिशा इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा है यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए हमें डेट दे रखी है 26 जनवरी, क्या दे रखी है 26 जनवरी, तो हम यहाँ पर 26 जनवरी लिखेंगे। और जो समय है वो 2019 का समय है, कब का है 2019 का। उसके बाद दोस्तों पूछा क्या है, हमसे पूछा है 30 जनवरी, क्या पूछा है 30 जनवरी, और समय बताना है 2022 का। कौन सा बताना है प्यारे दोस्तों, 2022 का समय बताना है। तो अब आप बताइए इनके बीच का डिफरेंस कितना बनेगा, 19 और 22 में कितने सालों का अंतर होगा। तो आप कहेंगे सर 3 सालों का अंतर होगा। कितने का होगा, 20, 21 और 22, तभी तो 3 सालों का अंतर बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और हमने आपको एक बात बताई थी, यदि आपने हमसे कैलेंडर पढ़ा है तो एक बात बताई थी सर, जो 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो केवल 1 आती है। याद रखेंगे, जब एक साधारण वर्ष होगा और 365 दिनों में जो विषम दिनों की संख्या आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि 365 में 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा जब हमारा साधारण वर्ष हो, ये भी याद रखेंगे, जब साधारण वर्ष हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा, याद रखेंगे। तो इस स्थिति में अब क्या होगा, 19 से 22 जाएंगे तो 3 साल हुए हैं, तो 3 विषम दिन यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखेंगे कितने विषम दिन हो जाएंगे, 3। लेकिन दोस्तों अब हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, क्योंकि 19 के बाद आता है 2020, और 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। 2020 जब एक लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी 29 की होगी, मतलब एक एक्स्ट्रा विषम दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 के स्थान पर याद रखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 3 नहीं रखेंगे, विषम दिनों की संख्या टोटल 4 रखेंगे। इन 3 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 क्यों आएगी, क्योंकि 2020 की जो फरवरी थी वो 29 की थी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो शनिवार में दोस्तों हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। शनिवार में 4 जोड़ देंगे तब हम पहुंच पाएंगे 26 जनवरी 2022 तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे, तब हम पहुंच पाएंगे 26 जनवरी 2022 तक। ठीक है, जब हम 4 जोड़ देंगे शनिवार में, तो शनिवार में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार, रविवार के बाद हमारा सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बुधवार। ठीक है, ये हो जाएंगे 4 जोड़ने के बाद। इसके बाद अब हम कहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर 26 जनवरी 2022 तक। लेकिन अब जाना कहाँ तक है, जाना हमें 30 जनवरी तक है। जब 30 जनवरी तक जाना है तो 4 और एक्स्ट्रा दिन जुड़ेंगे, 26, 4, 30। ठीक है, तो 4 और जोड़ेंगे तो बुधवार, यहाँ पर क्या आया था, शनिवार के बाद 4 जोड़ा था तो बुधवार आया था, तो बुधवार के बाद फिर 4 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो प्यारे दोस्तों रविवार बनेगा।
रविवार बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यदि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप एक बार से 3 या 2 मिनट के लिए पीछे जाइए। आप यहाँ पर इस वीडियो को पुनः रिवर्स करके शुरू कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को रविवार होगा। बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। आज का 7वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीरीज का प्रश्न है। काय नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण श्रृंखला दे रखी है। सबसे पहले अगर इस श्रृंखला की बात करें तो क्यों ना दोस्तों इसके हम स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो स्थानीय मान लिखेंगे ताकि हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो एम हमारा प्यारे दोस्तों होता है 13 पर, ठीक है। उसके बाद ई होता है 5 पर, पी होता है दोस्तों 16 पर यानी 16 पर, ठीक है, याद रखेंगे। पी 16 पर होता है। उसके बाद एच दोस्तों देखेंगे तो 8 पर होता है। उसके बाद एस देखेंगे तो 19 पर होता है। उसके बाद एस के बाद क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, 22 यानी कि 22 दे रखा है। वी दे रखा है तो 22 हो जाएगा। एन दे रखा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एन हमारा 14 पर होता है। इस तरह से याद रखेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों जब भी इस प्रकार की सीरीज आए तो आपको क्या करना है, जब एक नंबर बड़ा हो फिर छोटा हो फिर बड़ा हो फिर छोटा हो तो ऐसी सीरीज में आपको हमेशा अल्टरनेट सॉल्व करना है ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाए। जब आप अल्टरनेट सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। देखिए 13 से 16 हुआ है तो +3 हुआ है, 16 से 19 हुआ है तो +3 हुआ है। जब अल्टरनेट देखेंगे तो 19 से 22 हुआ है तो +3 हुआ है। उसके बाद फिर से अल्टरनेट अगर ऊपर देखेंगे तो 5 और 8 के बीच में +3 हुआ है। तो 8 के बाद अगला नंबर क्या आना चाहिए, आप कहेंगे सर 11 आना चाहिए। तो 8 में अगर 3 कर देंगे तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11 आ जाएगा। और 11 का जो मतलब होता है अक्षर श्रृंखला में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में वो के होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर के हो जाएगा। इसके बाद आगे भी चेक कर लीजिए, 11 से अगर 3 जोड़ेंगे, इसमें 11 से 3 जोड़ेंगे तभी तो 14 होगा, क्योंकि एन दे रखा है लास्ट में और एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर के हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर के इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में हमसे कहा एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लूट को ये लिखा जाता है तो लैंप्स का कोड क्या होगा। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एक लॉजिक याद रखना है। लॉजिक क्या याद रखना है दोस्तों, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उनका विपरीत क्रम याद रखना है। यदि आपने पिछली क्लासेस देखी है तो विपरीत क्रम के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। आज बॉय 6 दूध वाला, इवनिंग फूफा जी, ग्रैंड ट्रंक रोड, हाई स्कूल। उसके बाद क्या बताया था, इंडियन रेलवे। फिर क्या बताया था मैंने, जैकलिन फर्नांडिस। फिर क्या बताया था पीके यानी कि कमला पसंद बताया था। फिर लब और मन, आगे इस तरह से बताया था पूरा का पूरा ट्रिक। तो चलिए इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं जल्दी से। आप लोग याद रखेंगे, ए जेड को आज पढ़ते हैं, बी वाई को बॉय पढ़ते हैं, सी एक्स को 6 पढ़ते हैं, डी डब्ल्यू को दूध वाला पढ़ते हैं, ई वी को क्या पढ़ते हैं, इवनिंग पढ़ते हैं, एफ यू को दोस्तों फूफा जी पढ़ते हैं, जी टी को जीटी रोड पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एच एस को हाई स्कूल पढ़ेंगे, आई आर को क्या पढ़ेंगे, इंडियन रेलवे, जे क्यू की पढ़ेंगे जैकलिन फर्नांडिस। उसके बाद क्या आएगा, जे के बाद आता है के, तो के बाद पी अपोजिट होता है तो के पी मतलब कमला पसंद, ठीक है। के पी के बाद क्या हो जाता है एल, एल के बाद हमारे कमला पसंद खाएंगे तो लब हो जाएगा, और लब हो जाएगा तो हमारे मन को भा जाएगा। इस तरह से पूरे के पूरे ये विषम लेटर आपके सामने है। तो यही हमारा क्रम यहाँ पर बना हुआ है इसका लॉजिक का। तो फ्लूट में देखिए आप लिखेंगे एफ, एफ के बाद एल, यू, टी और ई। इस तरह से जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा है यू, क्या लिखा है दोस्तों याद रखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पर यू ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा एफ, उसके बाद जी और यहाँ पर क्या हो जाएगा वी। इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो वही तो लॉजिक चल रहा है। फूफा जी एफ यू, ठीक है, लब एल ओ, यू एफ, फिर फूफा जी, जी टी रोड, इवनिंग। इस तरह का लॉजिक चल रहा है सारा का सारा विपरीत क्रम का। तो विपरीत क्रम को ही बना देते हैं लैम्प्स में। तो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लब, मतलब ओ से शुरुआत होनी चाहिए, सभी की शुरुआत हो रही है। ए का मतलब हमने बताया था आज, क्या बताया था आज बताया था, तो ए जेड, ओ और जेड से शुरुआत होनी चाहिए, तो 2 ऑप्शन हमने काट दिए हैं। उसके बाद लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं। लास्ट हमें एस दे रखा है, एस का क्या होता है हाई स्कूल मतलब एच, लास्ट में एच आना चाहिए, शुरुआत में ओ जेड आना चाहिए। तो लास्ट में एच और शुरुआत में ओ जेड, ऑप्शन नंबर कौन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर एक आपको लेटर दे रखा है, 1 मिनट, यहां पर आपको एक लेटर दे रखा है जिम्नास्टिक। क्या दे रखा है, जिम्नास्टिक दे रखा है। थोड़ा सा समय दीजिए, क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया हमारा जिम्नास्टिक।
ये हमारा जिम्नास्टिक है और बताना है जिम्नास्टिक का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो आप मैन को देखेंगे, एम, एक मिनट, यहाँ पर जब मैन को देखेंगे MAN, तो क्या हम मैन को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों स्टिक्स। स्टिक्स में एक लेटर आया है के, और जब आप जिम्नास्टिक को देखेंगे, जब आप प्यारे दोस्तों जिम्नास्टिक को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी के नहीं है, तो इस कारण हम ऑप्शन नंबर 2 को नहीं बना सकते हैं। और यही प्रश्न में हमसे पूछा था कि कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 स्टिक नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें के आया है और जिम्नास्टिक में कहीं भी के नहीं है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कथन और निष्कर्ष का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर दोस्तों इस प्रश्न की हम बात करें तो कथन और निष्कर्ष में कहा है सबसे पहले कोई भेड़ नीली नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्यारे दोस्तों कोई भेड़, जो भेड़ का पार्ट होगा यहाँ पर हम लिखेंगे भेड़ को, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर भेड़, और कोई भी भेड़ का पार्ट हमारा नीला नहीं बनेगा, तो नीले ही कलर से नीला को बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई भी भेड़ क्या नहीं बनेगा? N4 नीला नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो इनको आपस में जोड़ के क्रॉस बना देंगे, यानी कि इनकी आपस में लड़ाई करवा देंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों कहा है कि सभी नीला गुलाबी है। जितना भी पार्ट नीले का आ रहा है, जितना भी नीले का पार्ट आ रहा है वो सारा का सारा पार्ट क्या है? याद रखेंगे गुलाबी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी का सभी नीले का पार्ट क्या हो जाएगा? G4 गुलाबी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अब देखिए निष्कर्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो निष्कर्ष नंबर 1 में कहा है कुछ गुलाबी नीला है। कुछ गुलाबी मतलब ग्रीन से जो हमने गुलाबी बनाया है G4 गुलाबी, ये गुलाबी के अंतर्गत ही तो क्या आ रहा है? आपका नीला आ रहा है, तो इसका मतलब है बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। और कुछ के बारे में पूछा है तो बाहर से अंदर की ओर कुछ हमेशा सही होता है, ठीक है, याद रखेंगे कुछ हमेशा सही होता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों निष्कर्ष नंबर अगर 2 को देखें, अगर आप निष्कर्ष नंबर 2 को अच्छे से देखते हैं तो निष्कर्ष नंबर 2 में हमसे कहा है कोई भेड़ गुलाबी नहीं है। भेड़ कहाँ पर है? ये रही भेड़। और गुलाबी कहाँ पर है? ये वाला सर्कल। देखिए दोस्तों भेड़ और गुलाबी के बारे में तो कथन में कुछ नहीं कहा था। कथन में जो लड़ाई करवाई थी वो नीले और भेड़ की करवाई थी, तो यहाँ पर कह रहा है कोई भेड़ गुलाबी नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या आप एग्जैक्टली बना सकते हैं इस चित्र को? तो आप कहेंगे सर ऐसा आरेख हम भेड़ और गुलाबी के बारे में कथन के द्वारा हमने बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष में कैसे कह सकते हैं कोई भेड़ गुलाबी नहीं है? जब संबंध हमें नहीं पता है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इस स्थिति में प्यारे दोस्तों हम कहेंगे केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, निष्कर्ष ओनली एक फॉलो करता है, यानी कि वन कंक्लूजन इज राइट, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 मित्र JKLMNO वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए एक सबसे पहले गोल मेज बनाते हैं, सबसे पहले गोल मेज बनाते हैं और 6 मित्रों को यहाँ पर क्या करेंगे? 6 मित्रों की कुर्सियां लगाई जाएंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से 6 मित्र यहाँ पर बैठाएंगे केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। ये हमारे 6 मित्र बैठ गए हैं। तो अब हम लाइन पढ़ते हैं, क्या हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है। तो पहली लाइन में लिखे है दोस्तों NM के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो इस लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं। आगे कहा है J के ठीक बाएं बैठा है। M नाम का जो शख्स है वो जे को अगर मैं यहाँ पर रखूं तो M नाम का शख्स ठीक बाएं, तो जे की बाएं दिशा ये बनेगी क्योंकि केंद्र की ओर मुख है, तो M नाम का शख्स जे के ठीक बाएं हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, पीछे लाइन में कहा था N M के ठीक बगल में नहीं है, तो N यहाँ पर नहीं आएगा, इस बात को याद रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों कहा है J L के सम्मुख बैठा है, तो J नाम का जो शख्स है वो L के सम्मुख है, तो इसको सम्मुख बना देंगे, ठीक है, इस तरह से हम L क्या बना देंगे? L के सम्मुख J को बना देंगे। आगे कहा है जो कि K के ठीक दाएं बैठा है, जो कि K के ठीक दाएं बैठा है, मतलब ठीक दाएं कहाँ? K अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो K का ठीक दायां कौन बनेगा? K का ठीक दायां ये बनेगा। और जो किसके लिए आता है? जो आता है जस्ट आगे आने वाला अल्फाबेट, जस्ट आगे कौन आया है? L आया है, तो यहाँ पर हमारा KL के क्या हो जाएगा? सॉरी, जो L होगा वो K के कौन से ठीक दाएं हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों एक बात कही है, जो N है वो M के पड़ोस में नहीं आ सकता है, तो एक स्थान बचता है N के लिए, और एक शख्स और बच रहा है। कौन बच रहा है? तो आप कहेंगे O बच रहा है। तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं दोस्तों। हमसे कहा है L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? L नाम का जो शख्स है उसके बाएं ओर, अगर L का मुख अंदर की ओर है, मैं कलर चेंज करके ग्रीन से बताता हूं, ये रहा आपका L, ठीक है, ये रहा L, और L का बायां कौन सी दिशा बनेगी? ये वाली दिशा बनेगी। और क्या पूछा है? बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर प्यारे दोस्तों N बैठा है,
और n बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में n को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में प्यारे दोस्तों हमसे कहा है, दिए गए मैट्रिक्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि वह संख्या याद करनी है जो इस मैट्रिक्स में, यानी कि एक यहाँ पर लुप्त संख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके स्थान पर बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप या तो उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या तो आप उसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट करेंगे, या दोस्तों आप उसको अप टू डाउन सॉल्व करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे। तो इसमें दोस्तों और एक बात और याद रखनी है, या तो लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन, लेकिन हमेशा बड़े नंबर की तरफ। जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ दे रखे हैं 28, 81 और 50। तो दोस्तों इनका संबंध कैसे बना है इसको आपको याद रखना है। और अब हम क्या करेंगे, अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की ओर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली लाइन को यहां पर लिखते हैं। पहली लाइन को 7, 3 और 28 का संबंध कैसे बना है वो समझना है आपको। तो मैं लिख देता हूं 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। एक मिनट 7 मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा और पहली जो संख्या हमें 7 दे रखी है इसमें इसी को जोड़ देंगे। तो 7 तिया हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, 7 तिया हो जाएगा 21 और 21 में अगर 7 जुड़ जाएगा, 21 में 7 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जो कि हमें नीचे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे वाले लाइन की, दूसरे वाले अगर लाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो कहा है 9 और 8, तो 9 मल्टीप्लाई 8, 9 मल्टीप्लाई 8 करेंगे और पहली संख्या 9 है तो इसमें इसी 9 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 अट्ठे हो जाएगा दोस्तों 72। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 अट्ठे हो जाएगा हमारा 72 और 72 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 72 9 होता है 81। तो इस तरह से ये 81 भी यहां पर आ जाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रख दें ताकि हम 5 का उसमें गुणा करें, 5 का संख्या में गुणा करें और 5 ही जोड़ दें तो संख्या हमारी 50 हो जाए। तो आप कहेंगे 5 का गुणा और 5 ही जोड़ दें तो संख्या 50 हो जाए, तो क्यों ना इसको हम 5x + 5 लिख देते हैं और बराबर में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसको पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर क्या बचेगा, 5x बराबर बचेगा दोस्तों 45 और x बराबर हमें 9 पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, जो क्वेश्चन मार्क होगा उसके स्थान पर अगर 9 को रख दें तो हमारा ये मैट्रिक्स पूरा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 में 9 दे रखा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों शब्दकोश के अनुसार जो व्यवस्थित किए जाते प्रश्न जो क्वेश्चन है उनके बारे में हमें बात करनी है, यानी कि सार्थक क्रम में इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। काय निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। तो देखिए यहां पर हमें 5 लेटर दे रखे हैं, ये 5 लेटर हैं, इनको याद रखेंगे। इनको हमें क्या करना है, जो अंग्रेजी शब्दकोश होता है यानी अंग्रेजी वर्णमाला का शब्दकोश होता है उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप पहले समझना है आपको AC, सभी 5 जब लेटर देखेंगे तो 5 लेटर में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। 5 लेटर में सभी में AC कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, AC अगर देखेंगे तो सभी में कॉमन है प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर A आता है 1 पर, आगे देखेंगे तो R आता है 18 पर, ठीक है। जब A हमारा 1 पर आया है तो R 18 पर आया है, यहाँ पर C जो है वो 3 पर आया है, उसके बाद फिर से 1 आया है तो 1 पर आया है। उसके बाद देखेंगे तो E क्या है, E मतलब यहाँ पर 5 पर आया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे लास्ट में B वाला ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि 18 सबसे बड़ा नंबर है और शब्दकोश के अनुसार जब व्यवस्थित करेंगे तो 18 ही तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर B सबसे लास्ट में होना चाहिए। केवल और केवल प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में सबसे लास्ट में B दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए वैसे अगर बात करूं तो या तो आप देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ए और डी से शुरुआत होनी चाहिए, तो 2 और 3 नाम के ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद फिर से देखेंगे तो यहाँ पर R 18 पर है और D 4 पर है, तो D से ही शुरुआत होगी, तो D से शुरुआत ऑप्शन नंबर 1 की हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो उस स्थिति में भी हम अगर आगे से सॉल्व करेंगे तो भी ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अगर पीछे से सॉल्व करेंगे तो भी ऑप्शन नंबर 1 राइट है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वें क्वेश्चन में कहा है एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई दी गई हैं, अगर नीचे
4 बिंदु हैं, अगर नीचे 4 बिंदु हैं तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो पासा दे रखा है इसकी 4 स्थितियां हैं और इनमें 4 के अपोजिट बताना है, जो 4 बिंदु हैं इनके अपोजिट बताना है। और ऐसे पासे जब भी आए, जब भी ऐसा क्लोज डाइस का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जब भी 2 डाइस हो, 3 डाइस हो या 4 डाइस हो तो किन्हीं 2 डाइस को उठाना है। यहाँ पर तो 2 ही डाइस हैं तो हम इन्हीं में से किसी यही दोनों को उठा लेंगे और इनमें से एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे प्यारे दोस्तों, इन दोनों डाइस में से एक ऐसा प्यारा सा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो आप कहेंगे दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है प्यारे दोस्तों वो 4 बिंदु दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं 4 बिंदु को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे। क्या करेंगे, इन्हीं 4 बिंदु को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और इनको क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो पहले में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 बिंदु की ओर जाएगा और दूसरे में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 के अपोजिट में 2 बिंदु आ जाएंगे। उसके बाद फिर 5 से घुमाएंगे तो दोस्तों 1 बिंदु आएगा ऊपर और यहाँ पर 2 से घुमाएंगे तो 6 बिंदु आएंगे नीचे। ठीक है, याद रखेंगे। और जो एक पासा होता है या एक घन होता है उसकी 6 फलक होती हैं। तो 6 फलक में याद रखना है आपको, एक जो नंबर होगा, जैसे कि 4 के अपोजिट 4 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक जैसे ही दिख रहे हैं और एक जैसे कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो बचा कौन, 6 फलक में अगर गिनती आपकी 6 तक लिखी गई है तो यहाँ पर कौन गायब है, आप कहेंगे सर 3 गायब है। तो 4 के जो अपोजिट बनेगा, 4 बिंदु के अपोजिट जो बिंदु बनेंगे वो 3 बिंदु बनेंगे और ऑप्शन नंबर 1 में 3 बिंदु दे रखे हैं। यही हमसे पूछा था कि 4 के अपोजिट कितने बिंदु होंगे, तो 3 बिंदु इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको याद रखेंगे। 15वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, ये हमें बताना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की तो बहुत शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे ट्राइंगल में हम नाम दे देंगे। देखिए मैं अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से 1 2 3, चौथा यहाँ पर और 5वां यहाँ पर। टोटल 5 ट्राइंगल हमें ऊपर पता चले हैं, गौर से समझना है। टोटल 5 ट्राइंगल ऊपर पता चले हैं तो एज इट इज आकृति तो नीचे भी है, यहाँ भी 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल यहाँ भी पता चल जाएंगे। मतलब कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, याद रखेंगे ये हमें 10 प्राप्त हो चुके हैं, 5 5 10। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्यारे दोस्तों जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ करके जो ट्राइंगल पता करेंगे उनके बारे में याद रखेंगे। तो मैं 1 और 1 को जोड़ देता हूं। ठीक है, याद रखेंगे जो 1 और 1 मैंने लिखा है इसको आपस में अगर जोड़ दूंगा तो ये एक ट्राइंगल प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 5 और 5 को आपस में जोड़ दूंगा तो एक ट्राइंगल यहां पर भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से 2 ट्राइंगल मिले तो मैं +2 कर लेता हूं ग्रीन से। ठीक है, उसके बाद कलर चेंज कर लेता हूं, उसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद मैं 1 2 और किसको लेंगे, 1 को लूंगा। 1 2 और 1 को लूंगा, यहां पर देखना है आपको 1 2 और 1 के बारे में। ठीक है, यहां पर मैं ब्लू कलर से चलाता हूं इस तरह से पेन। ठीक है, इस तरह से जब मैं पेन चलाऊंगा तो एक आपके सामने ये वाला आपका ट्राइंगल सामने आएगा। उसके बाद दोस्तों जस्ट अपोजिट अगर मैं देखूं यहां से मैं अगर जस्ट अपोजिट देखूंगा तो एक यहां पर भी पता चलेगा। तो 2 ट्राइंगल हमें यहां से भी मिल चुके हैं। ठीक है, इस तरह से 2 हम यहां पर रख देंगे। उसके बाद फिर से मैं काउंट करूंगा। ठीक है, मैं फिर से रेड कलर से काउंट करूंगा यहां पर इस साइड 5 5 और 4 के बीच में। जब 5 5 और 4 के बीच में देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल हमें पता चला है। उसके अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट एक ट्राइंगल ये भी पता चलेगा दोस्तों, ये ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, 5 5 4 में ऊपर से नीचे की ओर एक ये भी ट्राइंगल पता चलेगा। तो आप कहेंगे सर 2 फिर से प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 2 फिर से प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा। ब्लैक कलर यूज करूंगा तो इस बिंदु पर रखूंगा। कहां पर, गौर से समझना मैं कहां पर डॉट कर रहा हूं, इस बिंदु पर रखूंगा। इस बिंदु से जस्ट नीचे आने वाला हूं। जस्ट मैं इस बिंदु से नीचे आऊंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर नीचे चला जाऊंगा आधार पर, पूरे आधार पर। उसके बाद फिर यहीं से ऊपर चला जाऊंगा। तो आप कहेंगे सर एक हमें यहां पर ट्राइंगल और प्राप्त हो जाता है, ये वाला। ठीक है, ब्लैक कलर से एक ये ट्राइंगल प्राप्त हुआ है। उसके बाद मैं एक बिंदु और निर्माण करूंगा, एक बिंदु का यहां पर। ठीक है, जब मैं एक बिंदु का यहां पर निर्माण करूंगा तो इसके बाद यहां पर सीधा जाऊंगा। ठीक है, यहां पर सीधा जाऊंगा और यहां से जाऊंगा तो एक ट्राइंगल आपको ये वाला भी मिलेगा। तो आप कहेंगे सर फिर से 2 प्लस कर लेते हैं और सब 2 2 प्लस कर चुके हैं। इसके बाद अब आपको यदि इसके अलावा भी ट्राइंगल पता चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बता सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 5 10 4 14 4 18 टोटल दोस्तों 18 ट्राइंगल स्थित हैं।
यदि आपको इसके अतिरिक्त भी ट्रायंगल पता है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना उत्तर दे सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 18 हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप दोबारा से इसको अच्छे से सोल्व कर पाएं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर 18 ट्रायंगल ऑप्शन नंबर 1 में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में एक प्यारा सा शेयर कर दीजिए। यदि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।